नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको कर दे खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरदार में हम खबरों के लेंस से जरा खबरों को आंक लेते हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी खबर है जो सबके सामने चिंता का सबसे बड़ा विषय बनकर खड़ी है। इसीलिए इस पर हमारा खास फोकस होगा। कोरोना संक्रमण के ब्रेक फेल हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं और पूरा का पूरा सिस्टम है जो ऑल इज वेल का जाप कर रहा है। आज हमें ये चेक करना होगा कि कोरोना संक्रमण के डरावने और तूफानी आंकड़ों के बीच जमीनी स्तर पर परिस्थितियां कैसी हैं। 2022 के शुरुआती 11 दिनों में एक्टिव मामलों का जो पहाड़ आंकड़ों में दिख रहा है, उसका असर क्या होगा। वैसे देश की राजधानी दिल्ली इस समय संक्रमण की जंजीरों में लॉक है। प्राइवेट दफ्तर बंद करने की नौबत आ गई है। बच्चे अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। आंकड़ा भी छोटा है, लेकिन एक्टिव केस इसी तरह बढ़ते रहे तो हालात बिगड़ सकते हैं। वैसे एक विरोधाभास ये भी है कि दिल्ली में पाबंदियों की झड़ी लगी हुई है, जबकि दिल्ली से लगे एनसीआर में पाबंदियां हल्की हैं। और ऐसे में जो मनमानी दिल्ली में नहीं हो पा रही है, उसे करने के लिए बहुत सारे लोग नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जा रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं समझते कि वायरस इन सब चालाकियों से ऊपर है। ये भी देखना होगा कि चुनावी राज्यों में कोरोना की लहर बाकी राज्यों के मुकाबले सुस्त क्यों है। आजकल चुनावी राज्यों में एक फॉर्मूले का ट्रायल रन चल रहा है। क्या एक कम टेस्ट कम केस वाला फॉर्मूला है, जिससे संक्रमण की हकीकत सामने नहीं आती। नेताओं के मुंह से ऑल इज वेल निकलता रहता है और राजनीति का रंग चोखा रहता है। सवाल यह भी है कि चुनावी राज्यों में तीसरी लहर का असली असर कितना है। क्या वाकई 5 राज्यों में हालात उतने ही नियंत्रण में हैं जितने आंकड़ों में दिख रहे हैं। क्या 15 जनवरी के बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए रैली करने के हालात बन जाएंगे। इसके साथ ही आईसीएमआर के टेस्टिंग वाले नए नियमों को डिकोड करना होगा। सवाल यह है कि जिस समय में सबसे ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं, उसी दौरान आईसीएमआर ने टेस्ट कम करने की पॉलिसी क्यों लागू की है। किसी मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट न करवाने की छूट का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसका जवाब मिलना चाहिए। और आपको शुरू में ही एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। भारत ने आज अपने पश्चिमी तट से इंडियन नेवी के विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। समुद्र से समुद्र में मार करने वाली इस मिसाइल का इसकी अधिकतम रेंज तक टेस्ट किया गया और इस टेस्ट में ब्रह्मोस ने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को मार गिराया है। तो हम खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत जो करेंगे वो कोरोना के संक्रमण से और कोरोना संक्रमण के मैनेजमेंट से जुड़े जो तथ्य हैं उनके आकलन से करेंगे। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, भारत में 24 घंटे में 1,67,000 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। 277 लोगों की मृत्यु हुई है। चिंताजनक संकेत यह है कि देश में केवल 11 दिन में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गए हैं। जाहिर है केस ज्यादा होंगे तो अस्पताल में भर्ती का अनुपात बढ़ेगा। दिल्ली में तो अभी संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई में लगातार चौथे दिन रोज सामने आने वाले कोरोना के मामले घटे हैं। इसीलिए यह उम्मीद की जा रही है कि मुंबई में कोरोना की लहर का पीक गुजर गया, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होने में समय लगेगा। तीसरी लहर जैसे जैसे उठ रही है, बच्चों के संक्रमित होने और अस्पताल तक पहुंचने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 15 साल से कम उम्र के 31 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अधिकतर बच्चों में कोविड के अलावा पहले से कोई गंभीर बीमारी रही है। इन्हें तेज बुखार और गले में दर्द की शिकायत हुई। बुखार के साथ सांस में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के ही चाचा नेहरू अस्पताल के सूत्रों के अनुसार हर रोज ओपीडी में बच्चों में संक्रमण के 4 से 5 मामले आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में बच्चों को बहुत कम देर रहना पड़ा है। रिकवरी तेजी से हुई है। ज्यादा केस अस्पताल तक न आए, इसके लिए सतर्कता जरूरी है। एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिरेविर के इस्तेमाल को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने आज कुछ जरूरी बातें बताई हैं। ये एंटीवायरल दवा ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर है। यह मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू में भर्ती होने से बचाती है, लेकिन इसका बेवजह इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। बुजुर्गों को यह दवा दी जा सकती है, लेकिन प्रजनन की उम्र वाले युवा लोगों को, खासतौर पर 15 से 45 साल की उम्र की महिलाओं को यह दवा नहीं देनी चाहिए। दूसरी लहर के दौरान एक बड़ी समस्या थी दवाओं के इस्तेमाल को लेकर हुई लापरवाही। इससे बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हुए। दवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिक्कत तीसरी लहर के दौरान न हो, इसके लिए एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा। तो मुंबई में हमने आपको दिखाया, महाराष्ट्र में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो घट रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, हम दिल्ली एनसीआर का हाल आपको अब दिखाते हैं। दिल्ली के कोरोना कार्ड में संक्रमण के नए नए रिकॉर्ड हैं। अच्छे लक्षण ये नहीं है। यहां 24 घंटे के भीतर 21,259 केस आए और 23 मरीजों की मौत हो गई।
यह आंकड़ा 16 जून 2021 के बाद सबसे अधिक है। आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 25% से बढ़कर 25.65% हो गई। 5 मई 2021 के बाद ये सबसे ज्यादा है। अगर पीक देर से आया तो जनवरी के अंत तक दिल्ली में 40 से 50 हजार केस रोज देखने को मिल सकते हैं। अब राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 74,881 है और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। इन संकेतों को देखते हुए दिल्ली में पाबंदियों की लहर आ चुकी है। दिल्ली सरकार भले ही ये कहे कि लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन हालात तो लॉकडाउन वाले हैं। आज से दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे, कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। स्कूल कॉलेज पहले से बंद है। किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक है। लेकिन एक बड़ा सवाल दिल्ली एनसीआर को लेकर है, क्योंकि जो पाबंदियां दिल्ली में है वो दिल्ली से जुड़े एनसीआर के इलाकों में नहीं, और बहुत से लोग पाबंदियों में ढील का लाभ उठाने के लिए एनसीआर जाकर मनमानी कर रहे हैं। दिल्ली में स्कूल बंद, दुकानें बंद, ऑफिस बंद, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण रफ्तार 25% के पार हो चुकी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना मरीजों की संख्या बेकाबू हो रही है। अस्पतालों में मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए ऑल इज वेल की रट लगाई जा रही है। दिल्ली में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार पाबंदियों का प्रेशर बढ़ा रही है। सरकार को डर है कि अगर दिल्ली में संक्रमण को नहीं रोका गया तो बड़ा संकट आ सकता है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या अकेले दिल्ली पर पाबंदियां लगाकर पूरे एनसीआर में कोरोना को रोका जा सकता है? क्या वायरस को काबू में करने के सारे नियम कायदे दिल्ली पर ही लागू होंगे? दिल्ली के बगल में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम भी है, जहां दिल्ली जैसी पाबंदियां नहीं लगाई गई। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि नियमों के मामले में 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाली दिल्ली के अलावा बाकी 2.5 करोड़ की आबादी वाले एनसीआर का क्या हाल है। दिल्ली में शादियों में शामिल होने की संख्या 20 तय की गई है, जबकि यूपी और हरियाणा में शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण देखते हुए दिल्ली में सिनेमाघर बंद कर दिए गए, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 50% क्षमता के साथ सिनेमा का आनंद लिया जा सकता है। दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट्स को बंद करके होम डिलीवरी का आदेश जारी किया जा चुका है, जबकि यूपी में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के बीच पाबंदियों की इतनी बड़ी खाई है, जिसको लेकर व्यापारी परेशान है, क्योंकि दिल्ली के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनसीआर के दूसरे शहरों में जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली की पाबंदियां बेअसर हो सकती हैं। वो प्राइवेट दफ्तर जो कभी 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के ताजा आदेश के बाद अब ये लागू होगा। दिल्ली के झंडे वालान इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, सैकड़ों प्राइवेट संस्थानों के बीच में अब जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको डर ये सता रहा है कि आखिर अब अगर प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या उन्हें सैलरी मिलेगी भी या नहीं। और यही वजह है कि अब वो काफी ज्यादा जो है चिंतित महसूस कर रहे हैं। ये सारे सरकारी ऑफिस चालू हैं, और जबकि हम प्राइवेट बिजनेस करने वालों के सभी प्राइवेट ऑफिस बंद हैं। ये तो एक सरासर गलत है कि भाई हमारा जो है इस तरीके का, अगर जो कोई भी आप ऑर्डर वगैरह देते हैं तो आपको चाहिए कम से कम व्यापारी को बुलाएं और व्यापारी संगठनों के साथ बैठकर डिस्कशन करें कि भाई कैसे किया जाए। ये तो आप सरकार की मन की मर्जी है, जब मर्जी कहते हैं बंद होना चाहिए और जब मर्जी कहते हैं खुलना चाहिए। दिल्ली में पाबंदियों की एक बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। दिल्ली में 5 जनवरी को ये महसूस हुआ कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी को कोरोना केस 10,665 हो गए। इसके बाद पिछले 3 दिनों में आंकड़ों में
कोरोना की सुनामी के संकेत और साफ हुए। 9 जनवरी को 22,951 और 10 जनवरी को 19,166 और पिछले 24 घंटे में 21,259 केस आ चुके हैं। इसी अनुपात में अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अस्पतालों में जाकर बेड की संख्या, ऑक्सीजन की सप्लाई जैसी चीजों के बारे में हर पहलू पर अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर और स्थिति अब भी काफी गंभीर बनी हुई है और गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल 25% तक पॉजिटिविटी रेट चला गया है, यानी हर 4 में से 1 मरीज पॉजिटिव आ रहा है। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सामने खड़े हैं, जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। इस बार मुश्किल ये नहीं है कि ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर बेड्स की कमी है, लेकिन अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी दर भी अब तक काफी बढ़ गई है। लगभग कुल मरीजों में से 11% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि सब सीरियस मरीज नहीं है, ये एक राहत की बात है। कोरोना की तीसरी लहर के साथ दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में अभी 1,912 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 443 आईसीयू में, 503 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 65 वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक कोरोना के 46 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 34 को कैंसर और हृदय रोग जैसी कोमॉर्बिडिटी बीमारियां थी। कोमॉर्बिडिटी बीमारियों में शुगर, हार्ट, लीवर, अस्थमा, डायलिसिस, किडनी, खून की कमी जैसी बीमारियां आती हैं। इन मरीजों पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब दिल्ली पर कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, ये भी समझिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर 100 लोगों में से 25 लोग डायबिटीज के मरीज हैं। इसके अलावा हर 1 लाख में करीब 2,500 लोग दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी करीब 5 लाख लोग हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। और अगर हाई बीपी के मरीजों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने अस्पतालों की तैयारियों को फिर से चेक कर रही है, ताकि मौत के आंकड़ों को बढ़ने से रोका जा सके। पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में अभी तीसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या कब अस्पतालों की स्थिति को खराब कर सकती है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज रफ्तार से कोरोना फैलेगा, क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के चुनावों में ये देखने को मिल चुका है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तर्क ये दिया गया कि अगर हम दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों की तुलना में देख लें कि चुनावी राज्यों में क्या आंकड़ा है, तो एक तस्वीर सामने आती है कि इन राज्यों में आंकड़े कम हैं कोरोना संक्रमण के। ये सच है, पर पूरा सच नहीं है, बल्कि आंकड़ों का अर्ध सत्य है। आंकड़ों की इस बाजीगरी से आज हम देश को खबरदार करेंगे। सबसे पहले चुनावी राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति जान लीजिए। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 8,334 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही यहां कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 33,946 हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,292 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,009 हो गई। चुनावी राज्य पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,969 नए मामले सामने आए और एक्टिव मामलों की संख्या 19,379 हो गई, जबकि गोवा में 1,592 नए केस आए हैं और मणिपुर में यह संख्या 72 है। जाहिर है चुनावी राज्यों में कोरोना के आंकड़े भी कम गंभीर नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी राज्यों में कोरोना केस कम दिखाने के लिए टेस्टिंग की स्पीड कम कर दी गई हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कोरोना के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और उसके नतीजे परेशान करने वाले हैं।
चुनाव आयोग ने भले ही 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा रखी हो, लेकिन रैलियों से कोरोना फैलने की बात पर चुनाव आयोग को ज्यादा यकीन है नहीं। I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. तो चुनाव आयोग के तर्क का सार यह है कि चुनावी राज्यों में कोरोना ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है और इसकी भरपाई गैर चुनावी राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल होकर कर रहा है। क्या वाकई चुनाव और कोरोना के बीच 36 का आंकड़ा? फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में यूपी ने सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का काम किया था और इस समय भी यूपी का कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा चल रहा है। सतर्कता के लिए सरकार कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन की ड्राइव को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के अनुभव का तीसरे वेव पे ले रहे हैं। तीसरे उस पर भी हम लोगों ने लागू किया है। नाइट कर्फ्यू हमारे यहाँ रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का लागू हो चुका है। इस डोर टू डोर स्क्रीनिंग की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। महामारी भी है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी से कई गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोविड प्रबंधन यूपी का बेहतरीन है। अमेरिका से बेहतर क्या है? मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, अमेरिका से बेहतरीन मैं अपने को कहूंगा। इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि हम अपने यहां लोगों के जीवन को बचाने में सफल हुए। सरकारें दावा कर रही हैं कि कोरोना के केस कम आना उनकी सफलता, लेकिन डेटा बताता है कि ये कमाल नहीं बल्कि सिंपल सा गणित है जिसका फॉर्मूला है कम कोरोना टेस्टिंग इज इक्वल टू कम कोरोना केस। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने रिसर्च की तो पता चला कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच कोरोना की डेली टेस्टिंग में 19.6% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र में 43.9%, दिल्ली में 46.2% और पश्चिम बंगाल में 51.7% डेली टेस्टिंग बढ़ी। चुनावी राज्य पंजाब में तो कोरोना टेस्टिंग की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ एवरेज डेली टेस्टिंग बढ़ने के बजाय 21.7% घट गई है, यानी पंजाब में पहले से भी कम टेस्ट हो रहे हैं। अन्य चुनावी राज्य उत्तराखंड में टेस्टिंग 17.4%, जबकि छोटे राज्य गोवा और मणिपुर में टेस्टिंग लगभग डबल हुई है। गोवा में 47.8% और मणिपुर में 47.8% टेस्टिंग हुई है। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि चुनावी राज्य में डेली कोरोना केस गैर चुनावी राज्यों से कम क्यों आ रहे हैं। ये समझने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। India, a country that lacks social distancing, has repeatedly failed to follow the science on masks and ventilation, and we don't even have adequate testing and sequencing infrastructure. These elections are just going to be more super spreader events across these states, creating more infection, more disease and more mortality. आप कम टेस्ट करेंगे तो केस भी कम दिखाई देंगे, आप ज्यादा टेस्ट करेंगे तो केसेस की संख्या भी ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन चुनाव आयोग के लिए निर्णय लेने में ये एक मुश्किल समय है, क्योंकि अगर आप सही टेस्ट और सही तस्वीर कोविड की इन चुनावी राज्यों में नहीं दिखाएंगे तो चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है पॉलिटिकल रैलीज को बैन करने के ऊपर 15 जनवरी के बाद, इस पर बड़े सवाल खड़े होंगे। कम टेस्ट होंगे तो कम केस मिलेंगे, ज्यादा टेस्ट होंगे तो ज्यादा केस आएंगे, जिसके जरिए चुनावी राज्यों में कोरोना के मामलों को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट इसकी पोल खोल रही है। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने दावा किया था कि यूपी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.24% थी, लेकिन आज की तारीख में 4.14% हो चुकी है। पंजाब में 8 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 2.1% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 23.27% के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 8 जनवरी को उत्तराखंड में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.01% थी, वो 3 दिन में ही 7 गुना बढ़कर 7.57% हो चुकी है। मणिपुर में भी 3 दिन के अंदर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.1% से 4.14% और गोवा में 13% से बढ़कर 27.38% हो चुकी है।
ये चुनावी राज्यों की वो तस्वीरें हैं जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनावी राजनीति में ये जायज हो सकता है, लेकिन कोरोना से जंग में नहीं। अब आज से करीब 6 से 8 महीने पहले कई लोग स्कूल की बात कर रहे थे कि स्कूल अभी मत खोलो, 2 महीने इंतजार करो, 3 महीने इंतजार करो, वैक्सीन का इंतजार करो, और उसके चलते स्कूलों को लंबे समय तक बंद रहना पड़ा। उसी तरह हम नहीं जानते हैं कि अगर अभी चुनाव नहीं किए जाएंगे तो उनकी सही विंडो क्या होगी। कोई भी व्यक्ति इस ओमिक्रॉन की सर्ज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है सर्ज अभी आए, हो सकता है सर्ज 6 महीने आए, और लेकिन एक चुनाव एक निहायत जरूरी एक्टिविटी है, उसको हम इंडेफिनेटली पुश नहीं कर सकते हैं। हमें ऑनगोइंग पेंडेमिक में और ओमिक्रॉन सर्ज के साथ वह तरीके ढूंढने होंगे जिसमें लोगों को कम से कम नुकसान हो और साथ में सारी जरूरी गतिविधियां चलती रहें, और चुनाव उनमें से एक गतिविधि है। तो कुल मिलाकर अभी जो पिक्चर पेश की जा रही है वो इस तरह है कि चुनावी राज्यों में केस कम है, गैर चुनावी राज्यों में ज्यादा। लेकिन असलियत ये है कि केस कम दिखाए जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट सच बयान कर रही है। अब चुनाव तो होने ही है, निर्धारित समय से होने हैं, लेकिन उन्हें कराने के लिए जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये हम परखने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार कई रैलियां कर ली। ऐसा लगा विपक्ष वहां पर पिछड़ रहा है। 15 जनवरी तक अब रोक है रैलियों पर। पीएम मोदी 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक पिछले 1.5 महीने के दौरान यूपी के 17 दौरे कर चुके हैं। इस दौरान पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक पीएम की 14 चुनावी रैलियां आयोजित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर जिले में जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 बार यूपी का दौरा करके कार्यक्रमों, रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। रैलियों, जनसभाओं और प्रचार करने के मामले में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी पीछे रह गई। अखिलेश यादव 2 महीने से राज्य में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी आखिरी जनसभा 28 दिसंबर को उन्नाव में थी। 25 से ज्यादा सभाओं के जरिए उन्होंने राज्य के लगभग हर जिले को टच किया, लेकिन बड़ी जनसभाएं नहीं कर पाए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के जरिए प्रियंका वाड्रा यूपी के प्रचार मैदान में सक्रिय रही, लेकिन बड़ी रैली नहीं कर पाई। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी यात्रा को कोरोना के चलते कैंसिल करना पड़ा। राहुल गांधी तो यूपी में एक भी जनसभा नहीं कर पाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब तक महज एक रैली कर पाई और रैलियों के लिए चुनाव का इंतजार ही करती रह गई। लेकिन अब कोरोना गाइडलाइन के चलते वो कोई बड़ी रैली कर नहीं पाएंगी। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाकर मैसेज दे दिया है कि अब की बार चुनाव में रैलियों और जनसभाओं का सूखा ही रहने वाला है। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने पंचायत आज तक के मंच से कैसे कैसे विचार प्रकट किए, ये भी आपको सुनाते हैं। कोविड के समय में वर्चुअल रैलियों की बात अब है, वर्चुअली सारी चीजें होंगी। कितना बदलेगा? मतलब मुश्किलें होंगी? देखिए, आपदा के समय ही आवश्यकता के अनुरूप रास्ता भी निकलता है। लेकिन जो लोग अपने को कहते थे कि हम डिजिटली वेल इक्विप्ड हैं, कल मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान देख रहा था। उन्होंने तो अपने हथियार पहले डाल दिए। उन्होंने कहा साहब चुनाव आयोग हमारे लिए व्यवस्था करे। यानी अब ये इनकी असलियत सामने खुल चुकी है। यानी अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट घोषित ही की और केवल 15 जनवरी तक अभी रैलियों पे रोक लगाई है। मुझे लगता है रैलियों पे रोक आगे भी हो सकता जाए, क्योंकि अभी तो कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं। ये तो पीक पे आने में भी समय लगेगा। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार है। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। पर क्या सोशल मीडिया पर, चूंकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब टूल किट की बात बहुत होती थी और वो जुड़ी हुई थी सोशल मीडिया से ही, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती कि देखो टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वो ज्यादा मजबूती से उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पर यह लगता है कि मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं, उल्टा ही पड़ सकता है कहीं? देखिए, हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं। यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा
एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव जी, चुनाव प्रचार पर, कैंपेन पर अब कर्फ्यू लग गया है 15 जनवरी तक, और आप कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। कैसे, और चुनाव आयोग से क्या कहेंगे? मैंने उस पहले ही दिन जो रिएक्शन था, चुनाव आयोग से यही अपील की है कि जो पार्टी संसाधन हैं जिनके पास, वो तो इस वर्चुअल रैलीज और आज के समय के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म है वहां तक जा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ये भी करे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो सरकारी चैनल हो चाहे वो प्राइवेट चैनल हो, सभी को बराबर का स्पेस दिया जाए, बराबर का टाइम मिले। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को मुकाबला करने में दिक्कत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं सबसे ज्यादा व्यू अगर किसी पार्टी के लीडर्स के हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। अभी हम देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भाषण ही नहीं सुन रहा था, मामूली और लोग सुन रहे थे। आप योगी जी के इंटरव्यूज खूब देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम तो न जाने कितने लोग देखते हैं, हजारों की संख्या में। तो हम इक्विप्ड हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो समझदार हैं। और समाजवादी पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांट करके दिखाए और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का डायल 100 दिया। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन उन दलों के बारे में सोचे जो दल क्षेत्रीय हैं। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का दल है, डॉक्टर संजय चौहान जी का दल है, अपना दल है, आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, आरएलडी है, और ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनको स्पेस कब दिया जाएगा, इनकी मदद कौन करेगा? हम तो आपसे 1 घंटा बात कर ले रहे हैं, डॉक्टर संजय चौहान कब बात करेंगे 1 घंटा आपसे? ये सवाल है। तो वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पे इलेक्शन कमीशन सोचे कि क्षेत्रीय दल जो हैं, जो अभी नए नए दल हैं, उनकी बात जनता तक कैसे पहुंचे। ये लेकिन फेयर प्लेइंग ग्राउंड कैसे बन सकता है? क्योंकि आप जिन दलों की आप बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी है। हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब ये क्षेत्रीय दल भी अपनी बात रख सकेंगे। क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय दल चाहते हैं जाति जनगणना हो। अब जाति जनगणना की बात ही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हर जाति उत्तर प्रदेश की चाहती है कि जाति जनगणना होकर के कम से कम पता लगे कि उनकी आबादी में संख्या क्या है। लेकिन बीजेपी को एज है। आपने कहा कि बीजेपी हावी है, आप खुद ही कह रहे हैं कि डिजिटल बीजेपी झूठ फैलाने में हावी है, समाजवादी पार्टी झूठ को पकड़ने में हावी हो गई है। बहुत बारीक सी रेखा होती है, बहुत बारीक सी लकीर होती है इन दो चीजों में कि क्या डर फैलाने की कोशिश हो रही है या सच्चाई से रूबरू अगर लोग रहें तो बेहतर परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकते हैं, उसकी कोशिश हो रही है। अब देखिए, यहां पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके अनुपात में जो कोशिशें चल रही हैं या जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उसका सूरत हाल क्या है वो दिखाने का भी एक प्रयास बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड देखिए तो इस दौरान देश में मरीज तो 28 गुना बढ़ गए, लेकिन टेस्टिंग 2 गुना भी नहीं बढ़ पाई। 27 दिसंबर को देश में 6,270 केस मिले थे, 11,41,000 टेस्ट हुए थे। तब हर रोज की संक्रमण दर 0.5% थी। 8 जनवरी को देश में 1,79,723 केस मिले और 15,14,000 टेस्ट किए गए। संक्रमण दर भी बढ़कर 13.2% हो गई। और अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसका जोर टेस्टिंग बढ़ाने पर नहीं है। इससे जुड़ा एक फैसला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने किया है। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं और कई श्रेणियों में लोगों को टेस्टिंग से छूट दे दी। ये छूट क्या है, इसका कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई पर क्या असर पड़ सकता है, इन सवालों का जवाब आपको ये रिपोर्ट देगी। देश में कोरोना के मामले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और जल्द ही रोज 2 लाख नए केस सामने आने लगेंगे। गनीमत सिर्फ ये है कि अभी सिर्फ 5 से 10% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ रही, लेकिन नए केस की तुलना में टेस्टिंग अभी भी कम हो रही है और अब आईसीएमआर ने टेस्टिंग की नई गाइडलाइंस बना दी है, जो बताती हैं कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना जांच करवाने की जरूरत नहीं है। जांच वही लोग करवाएं जो हाई रिस्क हेल्थ कैटेगरी में हो, यानी जो बुजुर्ग हो और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो। एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी जांच करवाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल सर्जरी के लिए भी तभी जांच करवाना जरूरी है जब कोरोना के लक्षण दिखें।
अस्पताल में भर्ती मरीजों को हफ्ते में एक बार से ज्यादा टेस्ट नहीं करना है। बिना लक्षण वाले लोगों, अस्पताल या होम आइसोलेशन के तहत डिस्चार्ज हुए लोगों को भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सरकार के नजरिए से ये लोगों को टेस्ट करवाने की छूट है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे कोरोना को फैलने की छूट नहीं मिलेगी? ICMR ने एडवाइजरी निकाली है कोविड टेस्टिंग पे। इसमें एक चीज मिसिंग है। इसमें लिखा है जो यंग, हेल्दी, लो रिस्क व्यक्ति हैं, अगर वो किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उन्हें टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि कोई लो रिस्क व्यक्ति किसी हाई रिस्क व्यक्ति को संक्रमण फैला सकते हैं, जिन्हें डायबिटीज हो या वृद्ध हो या जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं लिया हो। तो ये जरूरी है कि लो रिस्क व्यक्ति भी 5 दिन तक क्वारंटीन करें अगर वो किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। टेस्टिंग में छूट की ये नई गाइडलाइंस ऐसे समय में आई हैं जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ने लगा है। नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि किसे टेस्ट करवाना जरूरी है। लक्षण होने पर भी अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए तो भी RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। अस्पताल में सर्जरी या ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। साथ ही ये सलाह भी दी गई है कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में टेस्ट न होने पर इलाज को टाला नहीं जा सकता। इंटरनेशनल यात्राएं करने वालों को टेस्टिंग करवानी होगी। दरअसल टेस्टिंग पर ICMR की नई गाइडलाइंस WHO के रिकमेंडेशन पर आधारित है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर देने वाले WHO ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा है, कोरोना से निपटने में टेस्टिंग एक कारगर और जरूरी चीज है, लेकिन अगर सुविधाएं सीमित हों और सिस्टम पर दबाव पड़े तो टेस्टिंग के लिए उस ग्रुप पर जोर दिया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा खतरे में है। एसिम्प्टोमेटिक की टेस्टिंग का कोई बहुत बड़ा प्रतिफल मुझको यहाँ पर नजर इसलिए नहीं आता है कि अगर कंट्री की पॉपुलेशन आप देखिए कि 1.3 बिलियन के आसपास है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हों, तो उनको टेस्ट करना ये एक काफी रिसोर्सेस की जरूरत, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत, तमाम सारी चीजों की जरूरत है। दूसरा प्रश्न यह है कि टेस्टिंग किस लिए? टेस्टिंग इसलिए कि लोग सेफ कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करें। अगर टेस्टिंग कराने के बाद भी व्यक्ति कोविड सेफ बिहेवियर्स का पालन नहीं करता है तो उस टेस्टिंग का औचित्य वहीं पर खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइंस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम टेस्टिंग से नुकसान होगा, तो एक राय यह भी है कि इससे गैर जरूरी टेस्टिंग पर लगाम लगेगी। WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इस समय ये कहना है कि हर कोई RT-PCR टेस्ट ना कराए और अगर उन्हें ये लगता है कि वो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो घर पर रहें। भारत में लेकिन इस वजह से एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। केसेस बढ़ सकते हैं और लापरवाही हो सकती है। इससे एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। स्नेहा मोरदानी, आज तक। दरअसल सच से कभी भी डर नहीं फैलता है। सच दिखाने से ये होता है कि लोग सतर्क ज्यादा हो जाएं, खबरदार ज्यादा रहें। कोरोना के जो बिगड़ते हालात हैं उसमें हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उतनी ही हो जाती है जितनी की अपेक्षित होती है प्रशासन से या सरकार से। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।